हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 2 जनवरी की क्लास है अपनी आज की। द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल से क्लास को कवर करेंगे। वाइडनिंग वॉर इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है इजराइल हमास वॉर के रीजन में फैल जाने पे। इजराइल और हमास के साथ साथ अब अमेरिका यानी कि यूएसए और यमन में हाउती रिबल्स जो हैं लड़ाके, ये भी वॉर में कूद चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। इंग्लिश के 3 ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पढ़ना, ग्रामर आप समझते हैं, और वोकैब। इस आर्टिकल में इन तीनों एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे और जो भी आप सीखें इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों आपको मिल जाएगा। छोटा सा क्विज़ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सभी बच्चों के 8 में से कम 6-7 मार्क्स आए। क्विज़ को क्लास के लास्ट में देखा जाएगा। अभी क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी वाइडनिंग वॉर। वॉर क्या होती है? जंग। और वाइडन, वाइडन ये एक वर्ब अंग्रेजी में वाइड नाम के एडजेक्टिव से बनी है। वाइड मतलब फैला हुआ या चौड़ा। वाइडन मतलब किसी चीज़ को फैलाना, किसी चीज़ के आकार को बड़ा करना। और वाइडनिंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा करके फिर से इसको एडजेक्टिव बना दिया वर्ब को। वाइडनिंग का मतलब होता है फैलता हुआ चारों तरफ। समझ गए ना? कह रहा है जी ऐसी वॉर है जो वाइडन हो रही है, जो फैलती जा रही है हर जगह, हर कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो रही है। किसकी बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? कह रहा है द यूएस शुड नॉट सी हाउथी अटैक्स एज अ कंसर्न इंडिपेंडेंट ऑफ गाजा वॉर। कह रहा है अमेरिका नाम का जो देश है यूएस, जिसके आगे हमेशा द लगाते हैं, कह रहा है इस यूएस को नहीं देखना चाहिए, शुड नॉट सी। और किसको? हाउथी अटैक्स को। अब ये हाउथी अटैक्स क्या है? हाउथी नाम के लड़ाके हैं, रिवोल्यूशनरी फोर्स है यमन की। कुछ कंट्रीज इनको आतंकवादी भी मानती है ना, टेररिस्ट भी मानती है। तो हाउथी लोग जो अटैक कर रहे हैं, उन अटैक्स को अमेरिका को नहीं देखना चाहिए, एक कंसर्न के तौर पे, चिंता के तौर पे। और कौन सा कंसर्न? वो कंसर्न जो इंडिपेंडेंट ऑफ है, जो फ्री है, आज़ाद है, डिसकनेक्टेड है या अनरिलेटेड है गाजा वॉर से, फ़लस्तीन और इसराइल के झगड़े से। तो हाउथी के जो अटैक्स हैं, अमेरिका सोचता है ये अलग कुछ हो रहा है, अलग नहीं हो रहा। इसराइल जो है गाजा पे हमले कर रहा है, इसीलिए हाउथी अटैक्स भी हो रहे हैं इसराइल की शिप्स पे। अमेरिका सोचता है ये अलग है, अलग ना सोच करके इसको गाजा वॉर का पार्ट मानना चाहिए अमेरिका को। और जब पार्ट मानेंगे तो आप इस गाजा वॉर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका सब्जेक्ट है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स शुड नॉट सी इसकी वर्ब है। इंडिपेंडेंट ऑफ होना, किसी चीज़ पे निर्भर ना होना, किसी चीज़ से आज़ाद होना, है ना। किसी चीज़ से आप जो है डिसकनेक्टेड होते हैं या अनरिलेटेड होते हैं। ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है जब भी किसी चीज़ पे आप डिपेंडेंट ना हो। समझ पाए मेरी बात को? इंडिपेंडेंट ऑफ समथिंग। प्रेपोजिशन पे खास ध्यान इसीलिए देते हैं, पढ़ते पढ़ते ही अगर दिमाग में बैठ जाए तो अलग से याद नहीं करनी पड़ती। कौन सा नाउन, कौन सी वर्ब, कौन सा एडजेक्टिव अपने बाद कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स करता है, रीडिंग से अच्छा कोई तरीका नहीं है इसको समझने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में छोटे छोटे ग्रामर रूल्स आएंगे बहुत सारे। सारी वोकैब देखेंगे क्लास की, इस लेक्चर की। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। अपनी वोकैब शीट है आज की, 5 वर्ड्स हर रोज़ की तरह, 1-2 नए हैं, 1-2 2-3 पुराने हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल है। अब मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ ताकि आप एक एक वर्ड को पढ़ सकें। रिबेलियन क्या होता है जी? क्रांति को, विद्रोह को बोलते हैं रिबेलियन।
रिवोल्ट भी बोला जाता है, म्यूटनी भी बोला जाता है, इंसर्जेंसी या इंसरेक्शन भी बोला जाता है। पुतिन इज फेसिंग अ रिबेलियन फ्रॉम हिज ओन प्राइवेट आर्मी। व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के प्रेसिडेंट फेस कर रहे हैं एक विद्रोह को, बगावत को, अपनी ही खुद की प्राइवेट आर्मी से। चलिए, रिबेलियन वर्ड आपने समझ लिया। अब देखो रिबेलियन करता कौन है, रिबेल करता है, यह है डूअर नाउन। रिबेल मतलब लड़ाका, अलगाववादी, विद्रोही, जो किसी के सामने हथियार लेकर के प्रोटेस्ट करने के लिए खड़ा हो। तो रिबेलियन से बना है रिबेल, और आप रिबेल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। समझ गए ना। चलिए, मंगल पांडे 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल में एक रिबेल था, है ना। बहादुर शाह जफर था, मंगल पांडे से, ये सब रिबेल से। अगला वर्ड है हमारा सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब होता है यूनिटी या एकता किसी के साथ में। थाउजेंड्स गैदर्ड ऑन द स्ट्रीट्स टू शो देयर सॉलिडारिटी विद द कैंपेन फॉर रिफॉर्म्स। हजारों लोग इकट्ठे हो गए सड़कों पे अपनी एकता या सॉलिडारिटी को दिखाने के लिए। और किसके साथ, इस कैंपेन के साथ, अभियान के साथ जो चलाया गया था सुधारों के लिए, रिफॉर्म्स के लिए। तो वो लोग भी इस अभियान का पार्ट बनना चाहते थे, कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते थे। तो दे वांटेड टू शो देयर सॉलिडारिटी। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है हमारे पास इंट्रिकेट। देखिए, इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड, जटिल या पेचीदा। इंट्रिकेट को, कॉम्प्लेक्स को, जटिल को इन सारे वर्ड से बताया जाता है। और इन सभी वर्ड्स का हिंदी में मतलब है जलेबी की तरह गोल गोल। आपने सुना होगा ना ये कभी कभी कि ये आदमी जो है जलेबी जैसा है, या ये मामला जो है जलेबी जैसा है। तो मामला बड़ा पेचीदा है, आदमी बड़ा टेढ़ा है ना। टॉर्चुअस, मिएंडरिंग, ट्विस्टेड, कन्वोल्यूटेड, सर्क्यूटस, जिसमें सर्कल पड़े हों जलेबी के जैसे गोल गोल, या इनएक्सट्रिकेबल। भारी भरकम वर्ड्स हैं, लेकिन 10-5 बार इन वर्ड्स को देखोगे, आर्टिकल में रीड करोगे तो दिमाग में बैठेंगे। जैसे कि आज सर्क्यूटस नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा। सर्कल से बना है, जलेबी जैसे गोल गोल सर्कल वाली कोई चीज़ हो, उलझी हुई हो, सर्क्यूटस। रिलीजियस पीपल बिलीव देयर इज अ डिवाइन पावर बिहाइंड द ऑर्डर एंड इंट्रिकेसीज ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। आस्तिक लोग ऐसा मानते हैं कि एक डिवाइन पावर है, एक गॉड है हर ऑर्डर या इंट्रिकेसी के पीछे, जो है हमारे नेचुरल वर्ल्ड की। ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस, अरेंजमेंट, और इंट्रिकेसी का मतलब होता है पेचीदगी। तो हमारी जो इंसानी दुनिया है, नेचुरल वर्ल्ड है, जंगल है, इंसान है, जानवर है, इसमें आप सीक्वेंस या अरेंजमेंट भी देखोगे और इंट्रिकेसी यानी पेचीदगी भी देखोगे। तो इन दोनों चीज़ों के पीछे भगवान होता है, इनका मानना है। चलिए, इंट्रिकेसी जो है एक इंट्रिकेट एडजेक्टिव है, इंट्रिकेसी एक नाउन है। चलिए, लास्ट वर्ड है अपना, सेकंड लास्ट वर्ड, रीइंफोर्स। देखिए, फोर्स मतलब दबाव, इन्फोर्स करना यानी किसी चीज़ को दबाव देना, किसी चीज़ को पुश देना, है ना। जैसे मैं आपको इन्फोर्स करूं कि पढ़ाई करो भाई, पढ़ने लिखने में कुछ रखा है। नहीं पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ आदमी जिसके पास कोई स्किल्स नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजारता है। और रीइंफोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार दबाव दे के, पुश दे के बताना। अगर मैं रोज़ आपसे बात करूं तो मैं इस बात को रीइंफोर्स कर रहा हूं। अपनी जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं से वर्ड को कनेक्ट करके रखो, बड़ा इजी हो जाता है याद करना। टू सपोर्ट एंड मेक समथिंग स्ट्रोंगर, है ना, रीइंफोर्स। यूज़ करके देखते हैं। सेक्सिस्ट जोक्स टेंड टू रीइंफोर्स जेंडर बायसेस। सेक्सिस्ट जो जोक्स होते हैं, सेक्सिस्ट जोक्स का मतलब वो नहीं है जो गंदे जोक्स। सेक्सिस्ट का मतलब है जो किसी सेक्स पे हों, जो फीमेल से खिलाफ बने हों, मेल्स के ऊपर बने हों। ऐसे चुटकुले जो आदमी और औरतों पे बने होते हैं, वो टेंड टू करते हैं, उनकी आदत होती है कि वो और मजबूत बनाते हैं समाज में बैठे हुए बायसेस को, लोगों के अंदर दिमाग में बैठे हुए जेंडर को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन को। जैसे कोई जोक ऐसा है कि औरतें ड्राइव अच्छा नहीं करती हैं, तो ये जोक क्या है, समाज में एक बायस लेकर के आ जाता है कि सच में ही शायद औरतें ड्राइव अच्छा ना करती हों, जो कि ज़रूरी बात नहीं है, अच्छा ड्राइव भी करती हैं औरतें। स्ट्रेंथन करना, बटरेस करना, फोर्टिफाई करना, बीफ अप करना। आज एक नया वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, किसी चीज़ को मजबूत बनाने के लिए बीफ अप करना। ठीक है, अंबानी की सुरक्षा को मजबूत बना दिया गया है। सिक्योरिटी ऑफ मुकेश अंबानी हैज़ बीन बीफ्ड अप। आई बात समझ में। ऐसे ये वर्ड्स आपको मिलेंगे अपने न्यूज़पेपर में। लास्ट वर्ड है इनडिस्क्रिमिनेट।
देखिए डिस्क्रिमिनेट करना यानी भेदभाव करना, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब जिसमें कोई भेदभाव ना हो, या इसको यूं बोलते हैं अंधाधुन हो। द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन कॉज लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। अंधाधुन इस्तेमाल जो है फर्टिलाइजर्स का, उर्वरकों का, है ना, या पेस्टिसाइड्स का, वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकता है, समस्याओं को पैदा कर सकता है। अंधाधुन को पर्पसलेस, अनसिस्टमैटिक या केओटिक भी बोलते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट वर्ड आप जो है ना, जैसे इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, इनडिस्क्रिमिनेट फाइटिंग, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, है ना, ऐसे आप इस वर्ड को यूज़ होता हुआ देखेंगे। अंधाधुन होती हुई चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए आर्टिकल पे आएंगे, एक समरी दें आपको किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए समरी ये है कि हाउथी रिबेल्स हैं। हाउथी रिबेल्स मतलब यमन में रहने वाले लड़ाके जो यमन की सरकार को गिरा चुके हैं और वहाँ पे बगावत कर चुके हैं। इनके पास मिसाइलें भी हैं, बड़े बड़े बॉम्ब्स भी हैं। इन लोगों ने इजराइल के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी है और इन्होंने क्या किया, अपने आसपास से गुजरने वाली जो भी इजरायली शिप्स हैं पानी में से, यमन के आजू बाजू से, उन शिप्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। अमेरिका भी बीच में कूद गया इसराइल के सपोर्ट में। उन्होंने हाउथी जो है मिलिटेंट्स पे हमला कर दिया। अब मामला इतना बिगड़ चुका है कि एक तरफ तो इसराइल गाजा वॉर चल रही है, दूसरी तरफ ये हाउथी मिलिटेंट्स जो हैं इनसे और यूएस का जो आपस में मुठभेड़ हो रहा है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये वॉर बढ़ती जा रही है। अमेरिका को हाउथी रिबेल्स पे गुस्सा करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्यों वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है गाजा में नरसंहार करने के लिए। गाजा का नरसंहार बंद हो जाए तो ये हाउथी रिबेल्स का मामला भी शांत हो जाए। दिस इशू इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ गाजा वॉर। अमेरिका के लिए एक सजेशन है, सजेस्टिंग टोन में, साथ में कंसर्न टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, अपनी चिंता को बता रहा है वॉर के बढ़ने पे। इस इशू को और अच्छे से समझना हो तो मैप के ज़रिए समझा जा सकता है। देखिए ये जो एरिया है इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। अफ्रीका और यूरोप के बीच का सी है। यूरोप से कुछ भी अगर इंडिया की तरफ आना हो, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना हो, है ना, ऊपर चाइना की तरफ जाना हो, तो मेडिटेरेनियन सी से होते हुए ही हमारी तरफ आता है। और मेडिटेरेनियन सी से ये सारा जो शिप्स हैं ये निकलते हैं स्वेज कैनाल से, ये है इजिप्ट में, और ये आते हैं रेड सी में। रेड सी से होते हुए यमन के पास से इस छोटे से वाटरवे से गुजरते हुए इस तरफ आते हैं। इसी वाटरवे के अंदर यमन के हाउथी रिबेल्स जो हैं निकलने वाले शिप्स पे हमला कर रहे हैं। ठीक है, तो मैप से देखते हो तो और समझ में आता है अच्छे से। ये देखो ये छोटा सा वाटरवे है ना, इसका नाम भी है कुछ अजीब सा, बब अल मंडब स्ट्रेट। 30 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेट है या विड्थ में है, और यहाँ पे पूरा मामला यूएस और जो है यमन के हाउथी लड़ाकों का फंसा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। करेजी अ यूएस स्ट्राइक ऑन यमन्स ईरान बैक्ड हाउथी मिलिटेंट्स इन द रेड सी while they were attacking a container ship is the latest sign that the Gaza war is widening beyond Israel Palestine। कह रहे हैं अमेरिका का एक हमला जो है, स्ट्राइक जो है यमन के ईरान बैक्ड हाउथी मिलिटेंट्स पे। हाउथी मिलिटेंट्स कहाँ के हैं? यमन के हैं, लेकिन इनको पैसा और हथियार कहाँ से आता है? ईरान से आता है। तो कह रहे हैं अमेरिका का जो हमला है यमन के ईरान से स्पॉन्सर्ड हाउथी मिलिटेंट्स पे, और कहाँ पे? रेड सी में। रेड सी आपको अभी दिखाया था, इस एरिया को बोला जाता है रेड सी, है ना, इसी एरिया को बोला जाता है रेड सी। कह रहा है ये जो हमला है, कह रहे हैं वाइल देवर अटैकिंग अ कंटेनर शिप, जब ये यमन के हाउथी रिबेल्स अटैक कर रहे थे एक कंटेनर शिप को, एक जहाज़ को। कह रहा है ये स्ट्राइक जो है ना, ये लेटेस्ट साइन है, सबसे बड़ा नया साइन है, दैट वो ये द गाजा वॉर इज़ वाइडनिंग बियॉन्ड इजराइल पैलेस्टीन, कि गाजा की जो वॉर है अब वाइडन कर रही है, फैल रही है इजराइल पैलेस्टीन के बियॉन्ड, इन दोनों कंट्रीज़ के पार। तो ये क्या कर रहे होंगे? यहाँ पे अटैक कर रहे होंगे अपने आसपास। अमेरिका ने इन पे अटैक कर दिया। स्ट्राइक जो है सब्जेक्ट है, स्ट्राइक का मतलब होता है हमला। वर्ब है इसके इज़, स्ट्राइक इज़ द लेटेस्ट साइन। दे आया है हाउथी रिबेल्स के लिए, वर्ब है इसकी वर अटैकिंग, जब ये लोग अटैक कर रहे थे। गाजा वॉर की वर्ब है इज़ वाइडनिंग। वाइडनिंग यहाँ पे एक वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखा गया है। कह रहा है 3 हाउथी बोट्स वर संक एंड 10 मिलिटेंट्स किल्ड इन अ रेयर क्लोज कॉम्बैट विद द रिबेल्स। कह रहे 3 हाउथी बोट्स जो थी, हाउथी रिबेल्स की जो नावें थी, इनको सिंक किया गया। वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंक करना यानी डुबोना। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में इनको डुबोया गया। और क्या हुआ जी?
और ये हुआ कि इनके 10 आदमियों को मार दिया गया। वर यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ पे लगाया तो दूसरी बार इसको नहीं लिखा गया, पैसिव वॉइस है यहाँ भी। और कहाँ पे, एक बहुत ही अनोखे और रेयर क्लोज कॉम्बैट में, क्लोज मतलब नज़दीकी, कॉम्बैट मतलब जंग, तो एकदम नज़दीक में आकर के जंग हुई है इस एरिया में अमेरिका और हाउथीज़ की। और ये क्लोज कॉम्बैट था विद रिबेल्स हाउथीज़ के साथ। और कौन है हाउथीज़? हु कंट्रोल मच ऑफ यमन, जो कंट्रोल करते हैं यमन नाम के देश के ज़्यादातर हिस्से को। हाउथी बोट्स की वर्ब है वर संक, सिंक सैंक संक, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, पैसिव वॉइस है। बोट्स डूबी नहीं है, बोट्स को डुबाया गया है। अमेरिका ने हमला किया नावों पे और नावें डूब गई। 10 मिलिटेंट्स वर किल्ड, मिलिटेंट्स को मारा गया है ना। चलिए, रिबेल्स के लिए हु आया है, हु की वर्ब है कंट्रोल। रिबेल बना है रिबेलियन से, रिबेलियन मतलब बगावत, रिबेल मतलब बगावती। कह द हाउथीज से दैट टू एक्सप्रेस सोलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियंस दे वुड कंटिन्यू टू अटैक कमर्शियल वेसल्स पासिंग थ्रू द बॉब एल मंडेव स्ट्रेट। कह रहा है हाउथीज जो हैं वो ऐसा कहते हैं, देश से क्या कहते हैं भाई, दैट वो ये कहते हैं कि एक्सप्रेस करने के लिए अपनी सोलिडारिटी को, दिखाने के लिए अपनी एकता को, सोलिडारिटी याद है ना, यूनिटी, एकता, और किसके साथ, पैलेस्टीनियंस के साथ। कह रहा है ये लोग जारी रखेंगे अटैक करना कमर्शियल वेसल्स पे, कमर्शियल जो है जहाज़ों पे, जो पास थ्रू कर रहे हैं, जो गुजर रहे हैं बॉब एल मंडेब स्ट्रेट से, इस वाटरवे से। स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो पैसेज, हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य, है ना। एकदम पानी का एकदम पतला सा और संकड़ा सा रास्ता होता है जहाँ से जहाज़ वगैरह गुजरते हैं। तो बैब एल मंडेब स्ट्रेट मैंने आपको दिखाई भी थी, देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। देख रहे हो ये वाली स्ट्रेट है जो, या गूगल अर्थ पे देखोगे तो ये वाली स्ट्रेट जो है, यहाँ से जो भी गुजरता है इस पे ये हमला जो है कर देते हैं, बैब एल मंडेब स्ट्रेट पे। फिर क्या हुआ जी, कह रहा है थ्रू विच द रेड सी ओपन्स इनटू द गल्फ ऑफ एडन। कह रहा है ये वही स्ट्रेट है, वही वाटरवे है, पैसेज है, जहाँ से रेड सी खुलता है या ओपन होता है गल्फ ऑफ एडन में। गल्फ ऑफ एडन कुछ भी नहीं है, अरेबियन सी का ही एक पार्ट है। ये जो आगे का एरिया आप देख रहे हो दिस इज़ गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, अरेबियन सी का एक पार्ट है गल्फ ऑफ एडन। चलिए, सेंटेंस समझ में आ गया होगा, सिचुएशन भी समझ में आ गई होगी। हाउथीज की वर्ब है से, दे की वर्ब है वुड कंटिन्यू, रेड सी की वर्ब है ओपन्स। गल्फ जो हैं, स्ट्रेट जो हैं, नदियाँ जो हैं, समंदर जो हैं, या कैनाल हैं, है ना, इन सभी के आगे आप द लगाते हैं। याद है कि नहीं याद? कोई भी वाटरवे हो, समंदर हो, ओशन हो, नदी हो, कैनाल हो, कैनाल मतलब नहर, स्ट्रेट हो, स्ट्रेट मैंने आपको बताया वाटरवे होता है एकदम पैसेज हल्का सा जिसमें जगह हो, और गल्फ जैसे ये गल्फ है खाड़ी, इन सब के आगे आप द लगाते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ ऐसा कौन सा वाटरवे है जिसके आगे द नहीं लगता? एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आपको बतानी है। सब बच्चों को आता है, बहुत बार कर चुके हैं, बेसिक वाली ग्रामर प्लेलिस्ट पे भी हो चुका है, कमेंट्स पे डालना और अपडेट करना। चलिए, कह रहे सिंस लेट नवंबर एट लीस्ट 20 कमर्शियल टैंकर्स हैव कम अंडर हाउथी अटैक्स। कह रहा है जी लेट नवंबर से, यानी नवंबर के आखिरी दिनों से कम 20 जो कमर्शियल टैंकर्स हैं या जहाज़ हैं वो अंडर अटैक हैं हाउथी के। हाउथी रिबेल्स उन पर हमला कर चुके हैं, दे हैव कम अंडर हाउथी अटैक्स, इंक्लूडिंग अ केमिकल वेसल ऑफ द इंडियन कोस्ट, फोर्सिंग सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट shipping companies including Maersk, Hapag-Lloyd and MSC to suspend trading on the Red Sea routes and use the circuitous route around Africa। कह रहा जी जब से ये हुआ है मामला 20 अटैक्स हो चुके हैं हाउथीज़ के, जिनमें एक केमिकल वेसल भी थी, केमिकल्स को ले जाता हुआ एक जहाज़ भी था। वेसल क्या होता है? जहाज़, है ना, बोट। और ये कहाँ थी? इंडिया के कोस्ट के पास में ये हुआ, अरेबियन सी में। कह रहा है जब से ये हुआ है ना तब से फोर्स हो गए हैं दुनिया की कई शिपिंग कंपनियां मतलब जो जहाज़ भाड़े पे देती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, उनका माल सामान लेके जाती हैं। इनमें शामिल हैं ये 3 शिपिंग कंपनियां, ये मर्स्क है ना, हैपेंग-लॉयड और एमएससी है। कह रहा है ये फोर्स हो गई हैं कि ये सस्पेंड करें ट्रेडिंग को या माल को लाने ले जाने को रेड सी के राउट से, और ये यूज़ कर रही हैं जलेबी जैसा घुमावदार सर्क्यूटस या मेंडरिंग रूट अफ्रीका के अराउंड। समझे? तो ये जो पूरा रूट है
ये पूरा रूट जो है अब अवॉइड किया जा रहा है, यहाँ से कोई जहाज़ नहीं गुजर रहा। अब ये क्या कर रहे हैं, ये मेडिटेरेनियन सी से होते हुए यहाँ नीचे अफ्रीका से ऐसे 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 होते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे हाउथीज से डर के, इनके डर के मारे। चलिए समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ देखने वाला सर्क्यूटस वर्ड है। सर्क्यूटस मतलब होता है गोल गोल, इनडायरेक्ट है ना, जलेबी जैसा घुमा हुआ गोल गोल। कैरेट ट्रैफिक थ्रू द रेड सी, अ क्रूशल लिंक बिटवीन द मेडिटेरेनियन एंड अरेबियन सीज थ्रू द स्वेज कैनाल हैज़ ड्रॉप्ड बाय सम 30% इन रिसेंट वीक्स। कह रहा रेड सी से जो ट्रैफिक है, जहाज़ों का आना जाना है, और रेड सी क्या है जी, देखो द लगाया गया, समंदर के आगे हमेशा द लगेगा, नदी के आगे हमेशा द लगेगा। कह रहा है जी रेड सी कुछ भी नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके बता रहा है, ये क्रूशल लिंक है मेडिटेरेनियन और अरेबियन सी के बीच में स्वेज कैनाल के जरिए। कह रहा है ये सारा ट्रैफिक ड्रॉप कर चुका है 30-35% के आसपास पिछले कुछ हफ्तों में। और ये सारा काम कैसे हुआ है, इंक्रीजिंग शिपिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट, बढ़ाते हुए शिपिंग यानी ढुलाई की और इंश्योरेंस की यानी बीमा की कॉस्ट को। तो पेट्रोल ज़्यादा लगता है इनका, डीजल ज़्यादा लगता है, शिप्स घूम घूम के आती हैं, है ना, इंश्योरेंस भी उनको ज़्यादा करवाना पड़ता है। ट्रैफिक की वर्ब है हैज़ ड्रॉप्ड। कह रहा द क्राइसिस हैव प्रॉम्प्टेड द यूएस टू अनाउंस अ न्यू नेवल टास्क फोर्स टू इंश्योर सिक्योरिटी इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स। कह रहा इस पूरे विपत्ति ने, आपदा ने प्रॉम्प्ट कर दिया है, उकसा दिया है या भड़का दिया है अमेरिका को कि वो अनाउंस करे एक नई नेवल टास्क फोर्स को। और क्यों, ताकि इंश्योर किया जा सके सुरक्षा को दुनिया की बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स में से एक लेन में। तो ये रेड सी वाली जो शिपिंग लेन है दुनिया की सबसे बिजिएस्ट में से एक है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है ना। तो यहाँ पे सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अमेरिका ने एक टास्क फोर्स जो है खुद की बना दी है। तो इनके कुछ व्हीकल जो हैं, कुछ एयरक्राफ्ट करियर जो हैं इस एरिया में रहेंगे, घूमेंगे आसपास इनके। क्राइसिस की वर्ब है हैज़ प्रॉम्प्टेड। वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्लूरल होगा उसी में से एक को निकाल पाओगे। दुनिया के सबसे ज़्यादा शिपिंग लेन्स जो हैं बिजी वाली, उनमें से एक, अगर एक ही शिपिंग लेन हो दुनिया में, यहाँ पे सिंगुलर नाउन लिखा हो, तो फिर इस वन का कुछ मीनिंग नहीं है। समझ पाए ना। मेरे सभी दोस्तों में से एक दोस्त, मेरे सभी पड़ोसियों में से एक पड़ोसी, मेरे सभी भाइयों में से एक भाई, दुनिया की सभी शिपिंग लेन्स में से एक शिपिंग लेन। हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, याद रखना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक ग्रामर कॉन्सेप्ट ऊपर छोड़ के आए हैं। आज से 6 या 7 दिन पहले ये कॉन्सेप्ट आपको करवाया गया था, आज रिवाइज़ कर रहे हैं आप। हर 10-15 दिन में अगर कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करोगे तो 3 महीने में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। कॉन्सेप्ट ये कहता है जी, ज़्यादातर वर्ब्स अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव फॉर्म भी बना लेती हैं। जैसे ब्रेक है, ब्रेक मतलब टूटना या तोड़ना। सेकंड फॉर्म क्या है जी, ब्रोक। थर्ड फॉर्म क्या है जी, यहाँ लिख देता हूँ ब्रोकन। ठीक है, ब्रोकन, ये V3 है। ये V3 जो है ना, ये एडजेक्टिव का काम भी करती है। ब्रोकन हार्ट मतलब टूटा हुआ दिल। समझ पाए मेरी बात को। ब्रोकन ग्लास मतलब टूटा हुआ ग्लास। तो टूटा हुआ के लिए, एडजेक्टिव के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स अंग्रेजी में जिनकी V3 एडजेक्टिव नहीं बनती, इन्होंने अपना एडजेक्टिव फॉर्म अलग से लिया हुआ है। ये है सिंक, श्रिंक, स्ट्राइक, गेट, मेल्ट, शेव, प्रूव, शेयर। सिंक मतलब डूबना, लेकिन डूबा हुआ के लिए संक नहीं लगता है, संकन लगता है। समझ पाए। वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो है वो अलग हैं, सेम नहीं है। तो ये 10 वर्ब्स कितनी है, 8 वर्ब्स आपको याद रखनी है। श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना, श्रंकन का मतलब है सिकुड़ा हुआ। सिकुड़ा हुआ स्वेटर, श्रंकन स्वेटर। श्रंक स्वेटर नहीं, श्रंकन स्वेटर। स्ट्राइक मतलब मारना, स्ट्रिकन मतलब मार खाया हुआ। गेट मतलब पाना, गॉटन मतलब पाया हुआ। मेल्ट मतलब पिघलना, मोल्टन मतलब पिघला हुआ। मेल्टेड नहीं, मेल्टेड आइसक्रीम नहीं, मोल्टन आइसक्रीम, पिघली हुई आइसक्रीम। शेव मतलब शेव करना, शेवन, शेव किया हुआ। प्रूव मतलब प्रूव करना, प्रूवन यानी साबित, है ना, साबित हो चुका। शेयर मतलब है कटाई छटाई करना, शॉन मतलब जो उसकी कटाई छटाई हो चुकी है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन आसान है। आपको ये वर्ब्स याद कर लेनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इनकी पता हो, आपको एडजेक्टिव पता हो।
द वॉल्केनो एक्सूडेड मेल्टेड लावा। वॉल्केनो जो है एग्जूड कर रहा था, टपका रहा था। एग्जूड करना यानी किसी चीज़ को टपका टपका फेंकना, ठीक है। तो वॉल्केनो से निकल रहा था, एग्जूड हो रहा था पिघला हुआ लावा। पिघला हुआ है यानी एक एडजेक्टिव की ज़रूरत है इस नाउन के लिए, लावा के लिए। और मेल्ट वर्ब की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव नहीं बनती, इसके लिए मोल्टन नाम का एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मेल्टेड गलत है। ये आपका एग्जामिनर चाहता है एसएससी बैंक वाला कि मोल्टन लिख कर के आए आप, समझे, मोल्टन लावा। द सेफ्टी ऑफ द न्यू वैक्सीन हैज़ बीन प्रूवन थ्रू रिगरस क्लिनिकल ट्रायल्स। जो सुरक्षा है या सेफ्टी है इस नई वैक्सीन की, वो प्रूवन है या प्रूव कर दी गई है पैसिव वॉइस में रिगरस क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए। रिगरस मतलब डिटेल्ड, क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब क्लिनिक में होने वाले ट्रायल्स। पहले चूहों को दी, फिर जानवरों को, बड़ों को दी, फिर इंसानों को दी। चलिए, सेंटेंस में लिखा है हैज़ बीन प्रूवन। सेफ्टी को प्रूव कर दिया गया है या सेफ्टी प्रूव हो चुकी है। अगर हो चुकी है तब तो प्रूवन ठीक है, लेकिन प्रूव किया गया है, यहाँ पे पैसिव वॉइस वाला मीनिंग आपको चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए इस सेफ्टी को प्रूव किया गया है। किया गया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रूव वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्रूव्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव वाली फॉर्म मत लगाओ। द मैन विद द शेव्ड हेड हैड शेवन हिज बेयर्ड टू। ये सेंटेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। वो आदमी जिसका सर मुंडा हुआ है उसने अपनी बेयर्ड को यानी अपनी दाढ़ी को भी मुंडवा दिया है, शेव कर दिया है। अब मुझे बताओ, सर मुंडा हुआ आदमी, द मैन विद द शेवन हेड, शेव्ड हेड। यहाँ पे मुंडा हुआ, शेव किया हुआ हेड है। हेड नाम के नाउन के लिए मुंडा हुआ नाम का एडजेक्टिव चाहिए। समझ पाए ना? कैसा हेड है? शेव्ड हेड है। तो शेव वर्ब की एडजेक्टिव फॉर्म होती है शेवन। तो मैन विद अ शेवन हेड। और यहाँ पे उसने अपनी बेयर्ड को भी मुंडवा दिया है। यहाँ पे वर्ब है हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। शेव वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है शेव्ड, यहाँ लिखेंगे शेव्ड। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल। यहाँ पे भी बोर्ड्स को डुबाया गया है पैसिव वॉइस में अमेरिका के द्वारा, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म संक लगाई गई है। संकन नाम का एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया ना मेरे इतना समझाने के बाद, तो इसका मतलब है आप बेसिक्स इंग्लिश के बिल्कुल नहीं समझते हो, मतलब कमज़ोर है आपके बेसिक्स। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा ग्रामर वाली प्लेलिस्ट चलाओ। अगर नहीं समझते हो बेसिक्स तो ये चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है। कैसे समझाया जाए आपको, जिस बच्चे को, समझ पा रहे हो ना, थोड़ा आपका बेस तैयार होगा तब ये एडवांस कॉन्सेप्ट तक पहुँचोगे। चलिए, आज के क्विज़ में इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बेसिक्स की प्लेलिस्ट चला लेना, सारा आपका जो है ग्रामर कवर्ड है उसमें, होम पेज पे रखिए। कह रहा बट द यूएसए's अटेम्प्ट टू डील विद द हाउथी थ्रेट्स एज अ स्टैंड लोन सिक्योरिटी क्राइसिस माइट रन इनटू इट्स ऑन लिमिटेशंस। कह रहे लेकिन अमेरिका की जो अटेम्प्ट हैं, कोशिशें हैं निपटने की हाउथी थ्रेट्स के साथ, हाउथी लोगों से, हाउथी रिबेल से आने वाले जो है चुनौतियों के साथ, और कैसे, एक स्टैंड अलोन सिक्योरिटी क्राइसिस के तौर पे, है ना। स्टैंड अलोन मतलब जो अकेले स्टैंड करता है, जिसका कोई किसी दूसरी चीज़ से कनेक्शन नहीं है, जो अलग थलग है। तो अमेरिका की जो कोशिश है ना, इसको एक अलग थलग सिक्योरिटी क्राइसिस मान करके इससे निपट रहा है अमेरिका। कह रहा है हो सकता है ये कोशिश रन इनटू कर जाए, ये जा भिड़े, एनकाउंटर करे या जा मिले अपनी खुद की लिमिटेशन से, पाबंदियों से या सीमाओं से। अटेम्प्ट की वो है माइट रन इनटू समबडी या रन इनटू समथिंग, किसी चीज़ में जा भिड़ना जिसका आपको एक्सपेक्टेशन नहीं था, अगर आप उससे जा मिल जाए, है ना, तो आप उससे रन इनटू करेंगे। अब ऐसा क्यों होगा भाई? कह रहा है नो रेड सी बेसिन कंट्री हैज जॉइंड द यूएस लेड टास्क फोर्स विच इंक्लूड्स इवन इजिप्ट हुज इकॉनमी हैज़ टेकन अ हिट ड्यू टू द ड्रॉप इन स्वेज ट्रैफिक। कह रहा है अमेरिका ने जो यहाँ पे बनाया है पूरा, इस रेड सी के अंदर टास्क फोर्स बनाई है, कह रहा है इनके आसपास की जो भी कंट्रीज़ आप देख रहे हैं कोई इसमें शामिल नहीं है। ना यहाँ पे जिद्दा है, ना इजिप्ट है, ना एरिट्रिया है, ना यमन है। यमन तो खैर होगा ही नहीं। अब वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो आसपास की कोई भी कंट्री अमेरिका का साथ नहीं दे रही। अमेरिका खुद ही यहाँ पे टहल रहा है अपने जहाज़ लेकर के। अच्छा, क्यों टहल रहा है भाई? कह रहा है कि ये इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है अमेरिका की टास्क फोर्स को। कह रहा है जिसमें शामिल है इजिप्ट भी, जिसकी खुद की अर्थव्यवस्था जो है वो हिट कर रही है, टेक कर रही है हिट को
यानी चोट को सह रही है ड्रॉप की वजह से सुएज के ट्रैफिक में। तो सुएज कनाल से इजिप्ट बहुत कमाता है पैसा, है ना, यहाँ पे भाड़ा लेता है शिप्स के गुजरने का। यहाँ से अब शिप्स कम गुजर रहे हैं, इजिप्ट को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी इजिप्ट जो है अमेरिका के साथ में इस टास्क फोर्स में शामिल नहीं है। समझ पाए, लैक ऑफ सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका को इस पूरी इशू में। कंट्री की वर्ब है हैज़ ज्वाइंट, विच की वर्ब है इंक्लूड्स, इकोनॉमी की वर्ब है हैज़ टेकन। टेक अ हिट करना, किसी चीज़ से, है ना, किसी चीज़ की मार झेलना। कह रहा दिस शोज द ग्रोइंग एंगर इन द अरब वर्ल्ड टुवर्ड्स द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशंस अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर इजराइल्स ऑफेंसिव इन गाजा। कह रहा ये चीज़ दिखाती है बढ़ते हुए एंगर को, गुस्से को अरेबियन पेनिनसुला में, सभी कंट्रीज़ में, अरेबियन कंट्रीज़ में। और किस चीज़ के लिए, टुवर्ड्स लगा के बता रहे हैं, बाइडन की सरकार के अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए। ऐसा सपोर्ट जिसकी कोई कंडीशन नहीं है, हम साथ हैं इजराइल के, चाहे इजराइल कुछ भी कर दे, कोई कंडीशन नहीं है। और ये है इजराइल के ऑफेंसिव को लेकर के, हमले को लेकर के गाजा में। तो पूरा अरब वर्ल्ड जो है अमेरिका से खफा है इजराइल को सपोर्ट करने के लिए, एंड दिस थिंग शोज दैट। अब कह रहा है विच हैज़ किल्ड एटलीस्ट 22,000 पीपल इन 11 वीक्स। कह रहा है ये इजराइल का वही ऑफेंसिव है गाजा में, वही हमला है जिसने 22,000 लोगों की, सिविलियंस की जान ले ली है पिछले 10-11 हफ्तों में। चलिए, दिस की वर्ब है शोज, ये आया ऑफेंसिव के लिए विच, वर्ब की वर्ब है विच की वर्ब है हैज़ किल्ड। कह रहा है द हाउथी कंट्रोल of Yemen's Red Sea coast, including the port of Hodeidah, which is some 250 km north of Bab al-Mandeb, just 29 km wide at its narrowest point, gives them a natural advantage. कह रहा है हाउथी लोगों का जो कंट्रोल है यमन के रेड सी के किनारे का, जिसमें शामिल है पोर्ट ऑफ होदेडा, ये वाला पोर्ट, ये वाला बंदरगाह। कह रहा है जो 250 किलोमीटर नॉर्थ में है बैब एल मंडेब नाम की इस स्ट्रेट के, है ना, नैरो पैसेज के, जो सिर्फ 29 किलोमीटर चौड़ी है अपने नैरोवेस्ट पॉइंट पे, सबसे संकड़े बिंदु पे। कह रहा है ये कंट्रोल जो है ना हाउथीज का, रेड सी का, ये इनको एक नेचुरल एडवांटेज देता है, प्राकृतिक एडवांटेज देता है। और किस चीज़ में, इन कैरिंग आउट सी डिनाइल अटैक्स इन एंड अराउंड द स्ट्रेट, अंजाम देने में, कैरी आउट करने में सी डिनाइल अटैक्स को। सी डिनाइल अटैक्स मतलब हमारे आसपास के समंदर में किसी को नहीं घूमने देंगे, किसी को नहीं आने देंगे, जाने देंगे, मना कर रहे हैं आपको सी में से जाने के लिए। और ये कहाँ पे होंगे, इस स्ट्रेट के, इस नैरो पैसेज के, वाटरवे के आसपास या इसके अंदर। तो हाउथीज देख रहे हो आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर ये यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे वो पोर्ट भी है, देख रहे हो ये वाला पोर्ट, तो इस पोर्ट से अगर यहाँ से कोई चीज़ गुजरती है तो नेचुरल एडवांटेज पे है ये। अमेरिका तो घूम फिर के आएगा यहाँ पे इनसे लड़ने, ये तो यहीं बैठे हैं, दिन रात का इनका काम है ना। तो इनके पास एक नेचुरल एडवांटेज है अमेरिका से लड़ने की इस एरिया के अंदर। कंट्रोल की वर्ब है गिव्स, विच की वर्ब है इस। कह रहा है जी ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स द यूएस हैज शॉट डाउन सेवरल हाउथी मिसाइल्स एंड ड्रोन्स ओवर द रेड सी। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका शूट डाउन कर चुका है, मार गिरा चुका है बहुत सारी हाउथी की मिसाइल्स को, इन लड़ाकों की मिसाइलों को और ड्रोन्स को रेड सी के ऊपर। यूएस की वर्ब है हैज शॉट डाउन, शूट डाउन करना, किसी चीज़ को मार गिराना। कह रहा है बट दैट हैज़ नॉट स्टॉप्ड द हाउथीज फ्रॉम लॉन्चिंग न्यू अटैक्स। कह रहा है बावजूद इसके ये तो अड़े हुए हैं, जिद्दी हैं, ढीठ हैं, इस चीज़ ने बिल्कुल नहीं रोका है हाउथीज़ को नए अटैक्स को लॉन्च करने से। आप कितनी भी मिसाइलें गिरा लो इनकी, ये अपने अटैक्स जारी रख रहे हैं। ईरान से पैसा और वेपन और मिसाइल्स, सब चीज़ें इनको बराबर मिलती जा रही है। दैट की वर्ब है हैज़ नॉट स्टॉप्ड। स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, डिटर समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को किसी काम को करने से रोकना, है ना। स्टॉप, डिटर, अपने बाद में फ्रॉम प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इस तरह के स्ट्रक्चर को लेते हैं। कह रहा है इवन इफ द यूएस कैरीज आउट एयर स्ट्राइक्स इन यमन इट इज़ नॉट क्लियर वेदर एरियल अटैक्स को डिटर द हाउथीज। कह रहा है यहाँ तक कि अगर अमेरिका कैरी आउट कर दे, अंजाम दे दे एयर स्ट्राइक्स को यमन में बम गिराने शुरू कर दे अमेरिका, फाइटर जेट्स के थ्रू एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दे। कह रहा है फिर भी ये चीज़ साफ नहीं है कि ये एरियल अटैक्स जो हैं, ये हवा से होने वाले जो हमले हैं, ये रोक पाएंगे इन हाउथीज़ को या नहीं।
तो चाहे यमन में बम गिरा लो, हो सकता है हाउथीज़ फिर भी अपनी कार्रवाई जारी रखें। और ये कौन हाउथीज़ हैं? हु सर्वाइव्ड इंटेंस सऊदी बॉम्बिंग फॉर 7 ईयर्स, जिन्होंने सर्वाइव किया है बहुत ज़्यादा तीव्रता वाली, इंटेंसिटी वाली सऊदी बॉम्बिंग को, सऊदी अरेबिया की बॉम्बिंग को पिछले 7 सालों से। तो इनका अब रोज़ की आदत से हो चुकी है बम को झेलना, हवा से गिरते हुए बॉम्बिंग को। तो अमेरिका अगर थोड़ी कर भी देगा तो शायद इनको फिर भी रोकने का बहाना ना मिले। सेंटेंस में एक एरर है, कितने बच्चे पकड़ पाए ये बताओ पहले तो। स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ मैं, पहले एरर को थोड़ा आप खुद से देखो, है ना। यूएस की वर्ब है कैरीज आउट, इट की वर्ब है इज, अटैक्स की वर्ब है कुड डिटर, डिटर यानी रोकना, हु आया हाउथीज़ के लिए, हु की वर्ब है सर्वाइव्ड। एरर ये है कि ये 7 सालों से सर्वाइव किए हैं। 4 लग गया, टाइम ड्यूरेशन आ गई, और टाइम ड्यूरेशन के साथ में आपको परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना होता है, करना ही होता है ना भाई। तो हु सर्वाइव्ड नहीं, या तो लिखो हु हैव सर्वाइव्ड फॉर 7 ईयर्स, और या फिर लिखो हु हैव बिन सर्वाइविंग फॉर 7 ईयर्स। टेंस की एरर थी यहाँ पे, ड्यूरेशन के साथ में परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। हैव सर्वाइव्ड या हैव बिन सर्वाइविंग लिखें तो आपका सेंटेंस सही होगा। अब ये सवाल मत करना सर हैव सर्वाइव्ड और हैव बिन सर्वाइविंग में कौन सा लिखे, ये अलग से वीडियो करवाई गई है ग्रामर सीरीज में, आई थिंक 48 नंबर, कब परफेक्ट टेंस लगाना है और कब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाना है, दोनों का अपना अपना मीनिंग होता है। ठीक है, तो वहाँ से उस वीडियो से कवर करना है आपको। चलो, बीफिंग अप सिक्योरिटी इन द रेड सी एंड द अरेबियन सी हैज़ नाउ बिकम इनएविटेबल। बीफ अप करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना, री इन्फोर्स करना सिक्योरिटी को रेड सी में और अरब सागर में अब इनएविटेबल हो चुका है, एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसको टाला नहीं जा सकता। इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। कह रहा बट द यूएस शुड फर्स्ट वर्क टुवर्ड्स अचीविंग अ सीज फायर इन गाजा। कह रहा है लेकिन अमेरिका को पहले काम करना चाहिए, वर्क टुवर्ड करना चाहिए, अचीव करने की तरफ एक युद्ध विराम को, सीज फायर को गाजा के अंदर। एड्रेसिंग द कोर इशू बिहाइंड द एस्केलेशन, एड्रेस करते हुए, सोल्यूशन लाते हुए मेन मुद्दे का जो इस पूरे एस्केलेशन के पीछे है, इस पूरे मामले के ऊपर आने के पीछे है। एस्केलेशन यानी किसी चीज़ का ऊपर आना, एस्केलेट होना। तो ये मामला ऊपर क्यों आया? क्योंकि इसराइल की वॉर चल रही है फ़लस्तीन के साथ। फ़लस्तीन में इसराइल जो है सिविलियंस को मार रहा है रोज़ सुबह शाम। तो पहले आप गाजा में सीज़ फायर करवा लो ना, ये अपने आप ही रुक जाएंगे हाउथीज़। तो ये काम अमेरिका को करना पड़ेगा। बीफिंग अप यानी कि किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, सब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज़ किया गया, इसीलिए जीरेंड बना करके। वर्ब को जब भी सब्जेक्ट बनाएंगे तो उनको वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जीरेंड के रूप में यूज़ किया जाता है। वर्ब है इसकी हैज़ बिकम, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। अमेरिका की वर्ब है शुड वर्क। कह रहा जी दैट वुड हेल्प वाशिंगटन बिल्ड अ रीजनल कंसेंसस अगेंस्ट हाउथीज। कह रहा ये हेल्प करेगा वाशिंगटन को, अमेरिका को, कि वो बिल्ड कर सके इस पूरे रीजन में एक कंसेंसस को, पूरे रीजन में एक सहमति को हाउथीज के खिलाफ। फिर हो सकता है दूसरी अरब कंट्रियां भी हाउथी के खिलाफ खड़ी हो जाएं अमेरिका के साथ, अगर अमेरिका गाजा वॉर रुकवा दे तो कंसेंसस सी बन जाएगी इस पूरे रीजन में। दैट की वर्ब वुड हेल्प, कंसेंसस यानी सहमति या अग्रीमेंट। कह बट इफ द यूएस टर्न्स अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ पैलेस्टीनियंस बाय इट्स अलाई एंड स्टेज फोकस्ड ओनली ऑन द हाउथीज, इट गेटिंग ड्रैग्ड डीपर इनटू अ वार्डनिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। कह रहा है लेकिन अमेरिका अगर टर्न करता है एक ब्लाइंड आई को, टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड समथिंग, किसी चीज़ को देख के अनदेखा करना, देख के बोल देना भाई मैं तो अंधा हूँ, मेरी तो आँख ही ब्लाइंड है ना, टर्न अ ब्लाइंड आई करना। कह रहा अगर यूएस देख करके अनदेखा करता है, इग्नोर करता है इस इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग को, इस अंधाधुंध हत्या को फ़लस्तीन के आम नागरिकों की अपने दोस्त के द्वारा, अपने अल्लाई इजराइल के द्वारा। कह रहा अगर अमेरिका अनदेखा करता है ना, करता रहता है, और ये फोकस्ड रहता है, इट स्टेज्ड फोकस्ड, इसका सारा फोकस रहता है सिर्फ हाउथीज़ को मारने पे, तो फिर ये रिस्क करेगा गेट करना और ड्रैग्ड, ये रिस्क करेगा कि ये और ज़्यादा जो है घसीटा जाएगा, ड्रैग करना घसीटा जाएगा। और कहाँ पे? अंदर यानी डीपर
इस बढ़ते हुए वाइडन करते हुए क्षेत्रीय युद्ध में, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुन होता है। रिस्क वही वर्ब है जो अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगी। कल ये कॉन्सेप्ट आपको करवाया भी था। सजेस्ट है, रिस्क है, अवॉइड है, कंसीडर है, अपने बाद अगर वर्ब लेती हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लेती हैं। अब आएंगे अपने क्विज पे। क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब लोग इसको मज़े से सॉल्व करना है ना। इन चारों में से कौन सी ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन है या वाटरवे है जिसका इस पूरे मामले से कोई लिंक नहीं है? रेड सी का, सुएज कैनाल का, गल्फ ऑफ एडन का या ब्लैक सी का? सबका सही होना चाहिए जिसने आर्टिकल ध्यान से पढ़ा है। मेरे ख्याल से इसमें गलती नहीं होगी। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाला है, वहाँ से कर लेना मैच द कॉलम्स करने हैं। बीफ ऑफ का मीनिंग मान लीजिए केओटिक होता है तो ऐसे मिल जाएगा। यूनिटी का मतलब मान लीजिए सॉलिडारिटी होता है तो ऐसे मिल जाएगा। तो इस तरीके से इनको मैच करके आपको, है ना, वर्ड्स को, मीनिंग को मैच करना है आपस में। लास्ट वाले में 3 एरर्स हैं। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, एक एरर आपको और मिलेगी इस वर्ड के आसपास, और तीसरी एरर आपको कहाँ मिलेगी? इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास। हिंट्स आपको दिए हैं, खुद से एरर्स ढूंढो। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें इसी वीडियो के नीचे, जाके चेक करो। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले बताना। मुलाकात लेंगे कल की क्लास में। अंटिल देन साइनिंग आउट।